प्रिय विद्यार्थियों व संस्कृत प्रेमियों, आप सबके लिए नमो नमः। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम रुचिरा है, उसका पहला पाठ सुभाषितानि है। हम उसका अध्ययन करेंगे और उसमें भी प्रथम 3 श्लोकों का आज हम अध्ययन करेंगे, उनका वाचन करेंगे, उनका अर्थ जानेंगे, उनके भाव को समझेंगे। तो आप सभी ध्यान से इसे देखें व सुने। तो प्रथमा पाठ सुभाषितानि। पहला पाठ सुभाषितानि। नाम बड़ा सुंदर है पाठ का। सु मानी श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है, बहुत अच्छा होता है, और भाष मानी वचन या विचार, अच्छे वचन, उत्तम वचन, उत्तम विचार, ऐसा इस पाठ का नाम है। तो आज हम केवल प्रथम 3 श्लोकों का ही अर्थ जानेंगे व समझेंगे। आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ संस्कृत अध्यापक सत्यप्रकाश। आइए पहले पढ़ते हैं, उसके बाद अर्थ को जानेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। गुणा मानी गुण, गुणज्ञेषु मानी गुणी व्यक्तियों के पास या गुणवानों के पास। गुणा मानी गुण, भवन्ति मानी होते हैं। प्रथम पंक्ति में कहने का मतलब है कि गुणवान व्यक्तियों के पास गुण ही होते हैं, या गुणवान व्यक्तियों के पास गुण ही होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति। ते निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति, इसका हमने अन्वय किया है, और अन्वय का मतलब होता है सभी शब्दों को क्रमबद्ध लगा देना। तो ते निर्गुणं प्राप्य दोषः भवन्ति। ते अर्थात वे कौन? गुण। निर्गुणम, निर्गुण व्यक्ति के प्राप्य पास पहुंचकर, दोषः दोष, भवन्ति हो जाते हैं। वे ही गुण निर्गुण व्यक्ति के पास पहुंचकर दोष हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि गुणवान व्यक्ति के पास गुण ही रहते हैं, और वे ही गुण निर्गुण व्यक्ति के पास यानी कि दुष्ट व्यक्ति के पास पहुंचकर दोष बन जाते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः। नद्यः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति। नद्यः नदियाँ, नदी, नद्यो, नद्यः, यानी नद्या जो है बहुवचन है। नदियाँ सुस्वाद, स्वादिष्ट, तोयः जल वाली, प्रभवन्ति होती हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति नद्यः। नद्यः सुस्वादुतोयः प्रभवन्ति। नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयः। समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। पेयः मानी होता है पीने योग्य, अपेयः मानी होता है ना पीने योग्य। भवन्ति मानी हो जाती हैं। समुद्रम मानी समुद्र को, आसाद्य मानी पाकर, अर्थात समुद्र को पाकर ना पीने योग्य हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य है, जिन नदियों के पास स्वादिष्ट जल था और वही जल जब समुद्र में पहुंच जाता है तो ना पीने योग्य हो जाता है। उसी प्रकार से गुणवान व्यक्तियों के पास गुण तो गुण रहते हैं, लेकिन वही गुण निर्गुण के पास जब पहुंच जाते हैं तो दोष बन जाते हैं। और
नदियों के पास स्वादिष्ट जल होता है, उत्तम जल होता है, बढ़िया जल होता है, लेकिन समुद्र में पहुंचकर वह जल ना पीने योग्य हो जाता है। हम आशा करते हैं कि प्रथम श्लोक का हिंदी अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार हम हिंदी अर्थ बता देते हैं। गुणवान व्यक्तियों के पास गुण ही होते हैं और वही गुण निर्गुण अर्थात दुष्ट व्यक्तियों के पास पहुंचकर दोष बन जाते हैं। नदियों के पास स्वादिष्ट जल होता है और समुद्र में पहुंचकर वह जल ना पीने योग्य हो जाता है। पहले नदियों के पास स्वादिष्ट जल था, लेकिन बाद में अर्थात जब समुद्र के पास वो जल पहुंच गया तो ना पीने योग्य हो गया। आइए दूसरे श्लोक की तरफ हम बढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पोच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पोच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। कहा है यहाँ पे साक्षात् पशु, साक्षात् पशु। दूसरी पंक्ति में आप देखिए पहला शब्द लिखा हुआ है साक्षात् पशु। साक्षात पशु होते हैं कौन? साहित्य संगीत कला विहीना, जिनके पास साहित्य संगीत कला विहीना रहित हैं या बिना हैं। जो साहित्य संगीत कला के बिना हैं वह साक्षात पशु, वह साक्षात पशु हैं। और पशु भी कैसे हैं? पशुओं की भी अपनी पहचान होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनके पास साहित्य संगीत और कला नहीं है वे कैसे पशु होते हैं? पुच्छ विषाण हीनः, पुच्छ मानी पूँछ के, विषाण मानी सींग के, हीना मानी हीन। वे पूँछ और सींग के बिना साक्षात पशु भवति, साक्षात पशु होते हैं। प्रथम दो पंक्तियों का आप अर्थ समझ गए होंगे। कवि ने कहा है कि साहित्य संगीत कला के बिना लोग बिना सींग और पूँछ के साक्षात पशु होते हैं। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तृणं घास, ना नहीं, खादन खाते हुए। खादन में यहाँ पे क्षत्रिय प्रत्यय है। खादन खाते हुए, चलन चलते हुए, इस तरह से अर्थ होता है इसका। तो खादन खाते हुए, अपि भी जीवमानः जीवित हैं, घास न खाते हुए भी जीवित हैं। तद पशूनाम परमं भागधेयम, तद पशूनाम उन पशुओं का परमं मानी परम, भागधेयम मानी सौभाग्य है। यह तो उन पशुओं का परम सौभाग्य है, यह तो पशुओं का परम सौभाग्य है जो ऐसे व्यक्ति घास ना खाते हुए भी जीवित हैं। पशु तो हैं लेकिन बिना घास खाए हुए जीवित हैं, तो ये साक्षात पशु होते हैं। जो रियल में पशु होते हैं उन पशुओं को सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो साहित्य संगीत कला के बिना हैं, ऐसे पशु इस पृथ्वी पर बहुत हैं। और ऐसे पशु यदि घास खाने लग जाएं तो जो पशु हैं वास्तव में पशु हैं, उन पशुओं के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे चौथी लाइन लिखी हुई है तद्भागधेयम परमं पशूनाम, तो यहाँ पे हो जाएगा तद्दुर्भागधेयम परमं पशूनाम, तद्दुर्भागधेयम परमं पशूनाम। तो पशुओं को दुर्भाग्य हो जाएगा। तृणं खादन्नपि जीवमाना, यदि घास खाते हुए जिंदा रहेंगे तो पशुओं का दुर्भाग्य हो जाएगा। तो यह तो पशुओं को परम सौभाग्य की बात है।
कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास साहित्य संगीत कला का ज्ञान नहीं है, साक्षात पशु हैं, बिना पूंछ और सींग के हैं, घास खाते हुए भी जीवित हैं, और यह उन पशुओं को परम सौभाग्य की बात है। आशा करते हैं यह द्वितीय श्लोक है, इसका अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा। मैं फिर इसका अर्थ आपको बता देता हूँ। साहित्य संगीत कला के बिना और पूंछ और सींग के बिना लोग साक्षात पशु होते हैं जो घास न खाते हुए भी जीवित हैं। यह पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। बढ़ते हैं तृतीय श्लोक की तरफ। लोब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। लोब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। देखिए, प्रथम पंक्ति में एक शब्द है नश्यति। ये क्रियापद है और ये सभी के साथ लगेगा तो इस श्लोक का अर्थ आसान हो जाएगा। नश्यति को आप पकड़े रहिएगा, श्लोक का अर्थ बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कैसे। लुब्धस्य यशः नश्यति। लुब्धस्य मानी लोभी का, यशः मानी यश, नश्यति मानी नष्ट हो जाता है। लोभी का यश नष्ट हो जाता है। इसका हम अन्वय कर रहे हैं और अन्वय को मैंने बता दिया कि सभी शब्दों को पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, पहले इस तरह से हम उनको लगाते हैं। पहले तो इसमें जो क्रियापद है वो नश्यति है और ये नश्यति शब्द पूरे श्लोक में चलेगा। लुब्धस्य यशः नश्यति, लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री नश्यति। पिशुनस्य मानी होता है चुगलखोर और मैत्री मानी मित्रता। नश्यति मानी नष्ट हो जाती है। चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जो चुगलखोर हैं, इधर की उधर करते हैं, उनकी मित्रता कभी नहीं होती और उनकी मित्रता हो भी जाती है तो नश्यति अर्थात नष्ट हो जाती है। दूसरी लाइन में आइए। नष्टक्रियर्स कुलम नश्यति। नष्टक्रियर्स कुलम नश्यति। नष्टक्रियर्स अर्थात दुष्ट व्यक्ति का, कुलम कुल यानी कि परिवार, नश्यति नष्ट हो जाता है। नष्टक्रियर्स का मतलब होता है दुष्ट है, नीच है, निकम्मा है, डीठ है, ऐसे व्यक्ति का परिवार, कुल नश्यति नष्ट हो जाता है। अर्थ परस्य धर्मः नश्यति। ये है ना दूसरी पंक्ति में, कुलमर्थ परस्य धर्मः, तो इसमें कुलम तो अलग हो गया, नष्ट क्रिया के साथ चला गया। अब बचा क्या? अर्थ परस्य धर्मः। अर्थ परस्य का मतलब होता है धन लोलुप, अर्थात स्वार्थी। धर्म मानी धर्म, नश्यति मानी नष्ट हो जाता है। स्वार्थी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः नश्यति, अर्थात व्यसनिनः विद्या फलम नश्यति। व्यसनिनः मतलब होता है बुरी आदत वाले का। विद्या फलम मानी विद्या का फल, नश्यति मानी नष्ट हो जाता है। बुरी आदत वाले का विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपणस्य सौख्यम नश्यति। कृपणस्य मानी कंजूस का, सौख्यम मानी सुख, नश्यति मानी नष्ट हो जाता है। और जो कंजूस होता है उसका सुख नष्ट हो जाता है, क्योंकि कंजूस व्यक्ति कभी सुख नहीं उठा पाते। वो केवल धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और उनके धन से सुख कोई और ही उठाता है, वो नहीं उठा पाते। तो कवि ने कहा है कृपणस्य सौख्यम नश्यति, अर्थात कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य।
राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। नश्यति तो प्रमत्त मानी होता है आलसी, सचिवस्य मानी मंत्री या सलाहकार, नराधिपस्य मानी नराधिपस्य यानी जो सभी मनुष्यों में उत्तम अर्थात राजा का राज्यम राज्य नश्यति नष्ट हो जाता है, अर्थात ऐसा राजा जिसके सलाहकार या मंत्री आलसी हैं, उस राजा के राज्य का नाश होना निश्चित है। और राजा से ही मतलब नहीं है, अगर कोई व्यक्ति है और उसके सलाहकार और उसके मंत्री अगर प्रमत्त हैं यानी कि आलसी हैं, उसका भी नाश होना निश्चित है। क्योंकि कोई काम जब समय पर नहीं होगा किसी राजा का तो उसका राज्य नष्ट होगा ही, ये तो निश्चित है। तो इस चौथे श्लोक का अर्थ समझ लीजिए। यहाँ पे नश्यति शब्द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लुब्धस्य यशः नश्यति, पिशुनस्य मैत्री नश्यति, नष्ट क्रियर्स कुलम नश्यति, अर्थपरस्य धर्मः नश्यति, व्यसनिनः विद्याफलं नश्यति, कृपणस्य सौख्यम नश्यति, प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य राज्यम नश्यति। लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, दुष्ट व्यक्ति का कुल अर्थात परिवार नष्ट हो जाता है, या नष्ट क्रियर्स का मतलब निकम्मा भी होता है, निकम्मे व्यक्ति का परिवार नष्ट हो जाता है, और धन लोलुप का धर्म नष्ट हो जाता है, अर्थात धन लोलुप अर्थात स्वार्थी व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, और बुरी आदत वाले की विद्या का फल नष्ट हो जाता है, कंजूस का सुख भी नष्ट हो जाता है, कंजूस व्यक्ति कभी सुख नहीं उठा पाता, और ऐसा राजा जिसके मंत्री आलसी हैं, राज्यम नश्यति, उसके राज्य का भी नष्ट होना निश्चित है, अर्थात उसका राज्य भी नष्ट हो जाता है। तो चलते चलते इन तीनों श्लोकों का एक बार फिर से वाचन करते हैं और फिर वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः, साहित्यसङ्गीतकलाविहीनः, साक्षात् पशुः पुच्छविषाणहीनः, तृणं न खादन्नपि जीवमानः, तद्भागधेयं परमं पशूनां, लोब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियर्स कुलमर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। आपको यह वीडियो कैसी लगी? बताए गए श्लोकों का अर्थ समझ में आया या नहीं? ज़रूर बताएं। धन्यवाद।